आज के वीडियो में जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा सेट 1 है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके नोट्स बनाने में ये अहम भूमिका निभाएगा। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद क्या है, हिंद चीन और क्या क्या घटनाएं हुई थी इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है इंडो चाइना। इंडो चाइना या इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंद चीन। ठीक है, तो ये इंडो चाइना और हिंद चीन क्या था? तो ये एक देश था। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका नाम इंडो चाइना या हिंद चीन हम लोग क्यों कहते थे। तो देखिए, इंडो चाइना बोले या तो हिंद चीन बोले, इसके अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र आते थे, जिसमें वियतनाम था, लाओस था और कंबोडिया था। कौन कौन सा? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम के 3 प्रमुख शहर जैसे अन्नाम, तोकिन और कोचिन। ठीक है, ये वियतनाम के अंतर्गत थे और लाओस और कंबोडिया 2 अलग अलग क्षेत्र था। ठीक है, तो इंडो चाइना के अंतर्गत इतने क्षेत्र आते थे। अब हम लोग देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में ये देश पाया जाता है, यानी कि ये देश जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है, जो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन? इंडो चाइना। ठीक है, फ्रांस का उपनिवेश था। ये किसका उपनिवेश था? फ्रांस का उपनिवेश था। जैसे भारत अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश था, वैसे ही जो हिंद चीन था यानी कि इंडो चाइना था, वो फ्रांस का उपनिवेश था। और इसे फ्रांस से आज़ादी कब मिली? तो 1945 में इसका एक क्षेत्र जो कि वियतनाम था वो आज़ाद हुआ फ्रांस से, और बाद में लाओस और कंबोडिया भी आज़ाद हो गया, परंतु फिर भी ये 2 हिस्सों में बटा रहा। तो देखिए आगे देखते हैं। हो ची मिन की अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? तो हो ची मिन के अध्यक्षता में। ठीक है, वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई। फिर भी जो ये वियतनाम था, ये वियतनाम 2 हिस्सों में बटा हुआ था। वो हिस्सा कौन कौन सा था? तो उत्तरी वियतनाम और एक था दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में जो था वहाँ पे बाओदाई के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी और निरंकुश सरकार था। क्या था वहाँ पे? निरंकुश सरकार था। किसके नेतृत्व में? तो बाओदाई के नेतृत्व में। तो वियतनाम 2 हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। तब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, उत्तरी जो वियतनाम था इसका दिन पर दिन प्रभाव क्या होते जा रहा था? बढ़ते जा रहा था। और प्रभाव बढ़ते जा रहा था तो दक्षिणी वियतनाम के हिस्से भी उत्तरी वियतनाम में मिलते जा रहे थे, यानी कि यहाँ भी जो था दक्षिणी वियतनाम के हिस्सों में क्या होने लगा? लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित होने लगा, यानी कि निरंकुश शासन से लोग अपने आप को आज़ाद कराना चाह रहे थे। इसके लिए इसमें क्या हुआ? गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, और इस गृह युद्ध में बाहरी देश एक अमेरिका ने दखल अंदाजी की, यानी कि अमेरिका इसके बीच आ गया। और किसके सपोर्ट में आ गया? दक्षिणी वियतनाम के सपोर्ट में आ गया। ठीक है, तो अमेरिका का प्रवेश कहाँ हुआ? दक्षिणी वियतनाम के सपोर्ट में। जो वियतनाम में गृह युद्ध हो रहा था वहाँ इसका प्रवेश हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि दक्षिणी वियतनाम यानी कि दक्षिणी वियतनाम के सपोर्ट में। ठीक है, अमेरिका ने अपनी क्रूरता की हदें पार कर दी, यानी कि उत्तरी वियतनाम को हराने के लिए युद्ध में इसने क्रूरता की हदें पार कर दी। जैसे युद्ध नहीं करना चाहिए उस तरीके से ये युद्ध कर रहा था। लेकिन यहाँ सैल्यूट करना होगा उत्तरी वियतनाम के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी हार नहीं माना, और अंत तो गतवा क्या हुआ? अमेरिका को हटना पड़ा, यानी कि युद्ध से हटना पड़ा उनको। इनकी जाबाजी देखकर वो उनको युद्ध छोड़ के भागना पड़ा। पहली बार अमेरिका
किसी देश के सामने देश से युद्ध में पीछे हटा था। आगे देखिए, बाद में इसका परिणाम क्या हुआ। 30 अप्रैल 1975 को ये जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम था, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, उसका क्या हो गया, एकीकरण हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि हिंद चीन इसको क्यों बोला जाता है, आखिर हिंद चीन ही क्यों बोला जाता है। तो देखिए, जो हमने 3 क्षेत्र बताया है आपको, यानी कि वियतनाम और लाओस और कंबोडिया, ऊपर हमने बताया है वियतनाम जिसके अंतर्गत अन्नाम और तोकिन था। इस इलाके में यानी कि वियतनाम वाले इलाके में क्या था, इस अन्नाम और तोकिन में चीन का प्रभाव था। क्या, चीन का प्रभाव था। ठीक है, और बाकी बचे जो लाओस और कंबोडिया, यहाँ पे भारतीयों का यानी कि इंडिया का प्रभाव था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि तोकिन और अन्नाम में चीन का प्रभाव था, यानी कि चीन, इस इलाके में चीन हमेशा, चीन के जो शासक होते थे वो कब्जा जमा लेते थे और अपना शासन करते थे, यानी कि यहाँ चीनी राजवंश अपना अधिकार चलाते थे और बहुत सालों तक यानी चलाते रहे। इसी कारण इस इलाकों में चीनी प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि यहाँ के लोग एक तरह से चीन देश ही कहलाता था ये। ठीक है, और लाओस और जो कंबोडिया था वो भारतीयों से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, ऐसा नहीं कि भारत के राजा महाराजा या कोई इनके इलाके को आके कब्जा किया था, ये भारतीयों के से प्रभावित थे, यानी कि ये एक तरह से देखें तो चाइना और ये भारत, इसीलिए इसको बोलते हैं हिंद चीन। ठीक है, आगे हम लोग अगर हिंद चीन का इतिहास देखें, इतिहास क्या रहा है इसका, तो औपनिवेशिक शासन से पहले की बात हम करें, यानी कि जब फ्रांस नहीं आया था तो उससे पहले जो तोकिम और अन्नाम था उस पर चीन का कब्जा था। तोकिम और अन्नाम पर चीन का कब्जा था, यानी कि कहने का मतलब हम लोग ऊपर भी यहाँ देख चुके कि तोकिम और अन्नाम चीन के प्रभाव में था। तो प्रभाव कैसे होगा, तो कब्जा तो जरूर होगा, चीन का कब्जा था। और 3री शताब्दी में देखें यहाँ पे तो चीन वंश के एक सम्राट थे जिनका नाम था सी हुआंगती ने कब्जा किया था यहाँ पे, इस क्षेत्र पे। उसके बाद जो राजा आया, उसके बाद का वंश जो था वो था हान वंश। क्या, हान वंश के राजा बूती ने कब्जा किया था। और 10वीं शताब्दी में आज़ादी इनको मिली, परंतु फिर 15वीं शताब्दी में ये इन पे चीनी वंश का कब्जा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मिग वंश के, किस वंश के, मिग वंश के जो युग ली थे वो बैठे शासन पे, और पुनः फिर 19वीं शताब्दी में मंचू राजवंश के राजा यहाँ इस इलाके में शासन करने लगे। तो इस प्रकार से इतिहास में ये जो 2 क्षेत्र था, वियतनाम का जो 2 क्षेत्र था उस पे चीनी राजाओं का ही कब्जा रहा, इसीलिए यहाँ चीन के प्रभाव को देखा जाता है। और लाओस और कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव था, इसीलिए इसे हिंद चीन के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, तो हिंद चीन में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था हिंद चीन, जो कि 1945 में आज़ाद हुआ। उससे पहले जब उपनिवेश था तो उनकी औपनिवेशिक आर्थिक नीति क्या थी, यानी कि आर्थिक नीति फ्रांसीसियों की क्या थी। तो कोई भी देश अपना उपनिवेश किसी देश को बनाता है तो वो मुनाफा कमाना चाहता है, वहाँ से क्या, मुनाफा कमाना चाहता है। ठीक है, तो कैसी उनकी औपनिवेशिक नीति थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने वाली चाहते थे। ठीक है, ऐसा नीति हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने वाला हो। एक ये राजनीतिक थे जिनका नाम था पॉल वोनार्ड। ठीक है, फ्रांस के एक राजनीतिक थे। इनका कथन था, अर्थशास्त्री थे, माफ़ कीजिएगा, अर्थशास्त्री थे ये पॉल वोनार्ड। ये इनका कहना था कि उपनिवेशों की जो अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए, वहाँ पे भूमि सुधार कानून लागू किया जाए और औद्योगिकरण किया जाए, यानी कि जहाँ जो उपनिवेश है वहाँ पे अर्थव्यवस्था को इस तरीके से सुधार दिया जाए कि वहाँ के लोग अगर डेवलप करेंगे
तो एकदम लाजमी है कि जो उस पर शासन करेगा उसे मुनाफा होगा। यानी कि यहाँ के लोग के पास अगर पैसा आता है, यानी कि हिंद चीन के जो लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे उनके पास अगर पैसा आएगा तभी जाके वो कुछ उस पैसे से सामान खरीद सकेंगे। तो इनका कहना था कि आप सबसे पहले उनको क्या कीजिए, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारिए, आपकी जो नीति है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की वो खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो फ्रांसीसी थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो जो वियतनाम था वो कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश था और यहाँ पे जो अधिकांश ज़मीनें थी वो ज़मींदारों के पास थी या तो सरकार के पास थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लगा दिया। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि सारा पावर क्या कर दिया, ज़मींदारों को दे दिया और जो मज़दूर थे उन्हें बंधुआ मजदूरी करने को कहा गया। यानी कि सारा जो ज़मीन था वो ज़मींदार के पास था और इन्हें सिर्फ हक दिया गया कि आप इस पे मजदूरी कीजिए, फसल उगाइए और जैसे एक बंधुआ मजदूरी करता है वैसे आप कीजिए, क्योंकि इनको अपने फ़ायदे से मतलब था। ठीक है, अगर हम लोग इसे भारत से जोड़े तो भारत में भी कुछ इसी तरीके का अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने किया था। वो खुद ज़मीन के मालिक बन चुके थे और बड़े बड़े ज़मींदारों को क्या करते थे, नीलाम करते थे और 1 साल 5 साल के लिए ऐसे ज़मींदारी प्रथा देते थे और जो ज़मींदार ज़्यादा उन्हें पैसा किसानों से वसूल के देता था उन्हें ही वो ज़मींदारी प्रथा देते थे। ऐसा ही यहाँ हो रहा था। तो देखिए, परंतु इन्होंने इसके साथ साथ कृषि का भी विकास किया। इसके साथ साथ जो फ्रांसीसी थे कृषि का भी विकास किया। यानी कि जो फ्रांस डेवलप कंट्री था उसने अपनी कुछ व्यवस्थाएं लगाई, जो कमी थी वो इस देश में पूरा किया। तो यहाँ से आप पैसा ले रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, तो सुधारेंगे कहाँ से? यहाँ पे आपका दुकान है तो यहाँ पे सुधार नहीं कीजिएगा तो जो आपका दुकान है वो भी बच जाएगा। तो वही उन्होंने कृषि में कुछ सुधार की, जैसे सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया, अच्छा किया, इसे खेतों को तैयार करवाया, यानी कि जो खेती योग्य भूमि नहीं भी थी उसको तैयार करवाया। ये सारी चीज़ें इसने किया। क्यों? क्योंकि वियतनाम जो था वो कृषि प्रधान देश था। तो देखिए 1873 में एक आंकड़े के अनुसार यहाँ पे 2,74,000 हेक्टेयर ज़मीन पे कृषि होती थी, लेकिन 1930 आते आते 22 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि होना शुरू हो गया। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि कितना का अंतर हो रहा है। जहाँ एक समय 2,74,000 हेक्टेयर भूमि पे कृषि हो रहा था, अब 22 लाख हेक्टेयर पे कृषि होना स्टार्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम संरचनात्मक विकास। संरचनात्मक विकास में इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों ने क्या किया? तो देखिए इन्होंने क्या, पूरे हिंद चीन को रेल लाइन से जोड़ दिया। पूरे हिंद चीन को अपने व्यवसाय को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरे हिंद चीन में रेल लाइन का जाल बिछा दिया इसने। इससे जो हिंद चीन के लोग थे उन्हें भी फ़ायदा हुआ और उसके बाद बंदरगाहों का विकास भी किया। इन्होंने जो समुद्र में जो बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार होता था उसका भी इन्होंने क्या किया, विकास किया। तो विकास हो रहा है, तो ये फ्रांसीसियों का ही विकास नहीं था बल्कि ये हिंद चीन वासियों का भी विकास था। इससे प्रभावित हुए हिंद चीन वासी भी। तो देखिए ये संरचनात्मक कुछ विकास थे। अब देखते हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा की नीति। औपनिवेशिक शिक्षा की नीति के विषय में इनकी क्या भूमिका थी? तो इन्होंने देखिए नई शिक्षा नीति क्यों दिया, यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति क्यों जरूरी थी? यहाँ देखिए विकसित यूरोप से परिचित कराना था। यानी कि जो यूरोप फ्रांसीसी थे उनके कामकाज में ये लोग हेल्प कर सके, इसके लिए इन्होंने जो हिंद चीन के लोग थे उन्हें शिक्षित करना शुरू किया। तो देखिए इसमें इन्हें क्या क्या परेशानियां आई। तो इनके सामने पहला बात तो ये हुआ कि कहाँ तक इन्हें पढ़ाया जाए, कहाँ तक पढ़ाया जाए कि ज़्यादा शिक्षित भी ना हो कि अपने हकों के लिए लड़ना शुरू कर दें, जैसा कि फ्रांस में हो चुका था। और किस भाषा में इनको पढ़ाया जाए,
हम अपनी भाषा में पढ़ाएं या इन्हीं के भाषा में पढ़ने दें। तो देखिए ये समस्याएं तो थी। तो देखिए बाद में इस क्या हुआ, नए फ्रांसीसी स्कूल खोले गए जो काफ़ी महंगे थे। क्या थे? जो काफ़ी महंगे थे। शिक्षा पूरी नहीं कर पाते थे। अधिकांश बच्चे शिक्षा पूरी नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों का चाल था, वो इन्हें पास ही नहीं करते थे ताकि वो शिक्षित हो पाए। यानी कि ज़्यादा इनके पास शिक्षा हो जाएगा तो ये अपने हक के लिए लड़ने लगेंगे, नौकरी मांगने लगेंगे। तो इसीलिए इन लोगों की नीति थी कि ऐसा पढ़ें कि कुछ जो मेरा काम है उतना कर सके, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए 1925 में तक एक आंकड़े के अनुसार 400 बच्चे ही स्कूली शिक्षा प्राप्त कर पाए। आगे देखिए तो फ्रांसीसी पुस्तकें थी, फ्रांस की तारीफ़ करती थी और वियतनामियों की बुराई करती थी। जो फ्रांसीसी पुस्तकें जो स्कूलों में चलती थी वो फ्रांस देश की तारीफ़ करती थी और वियतनामियों की बुराई करती थी कि वियतनाम बहुत पिछड़ा है, यहाँ के लोग के पास दिमाग नहीं है, ऐसा वैसा। क्यों ऐसा करते थे? ताकि ये जो वियतनामी लोग हैं वो फ्रांस के प्रति क्या हो, आकर्षित हो, फ्रांसीसियों की तरह बनना चाहें। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ऐसा करने से और इनके अंदर क्या होगा, आक्रोश बढ़ेगा। ठीक है।